अगर मैं आपको 100 रुपये दूँ और आपसे कह दूँ कि अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए और 10 साल बाद उसे निकालने के लिए बोलूँ और आपसे पूछूँ कि कितने रुपए हैं, तो आप कहेंगे 100 रुपये हैं। लेकिन आपको सुनकर यह ताज्जुब होगा कि एक्चुअल में 100 रुपये नहीं होंगे, उसकी वैल्यू कम हो चुकी होगी। जो 100 रुपये से जो खरीदारी आप आज कर सकते थे, वो 10 साल बाद उतनी चीज की खरीदारी आप नहीं कर सकते हैं। इसमें एक ऐसा वायरस है, एक ऐसा कीड़ा है जो आपके पैसे के वैल्यू को अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है, अंदर ही अंदर आपके पैसे के वैल्यू को कम करता जा रहा है, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसे हम महंगाई दर कहते हैं। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन चौरसिया। आज हम बात करने वाले हैं इन्फ्लेशन क्या होता है और इन्फ्लेशन होने के क्या कारण है, महंगाई दर किन वजहों से होता है। इसके बाद बात करेंगे कि अगर इन्फ्लेशन जीरो हो जाए तो क्या होगा, महंगाई दर को अगर बिल्कुल जीरो कर दिया जाए तो क्या होगा। उसके बाद बात करेंगे कि अभी जो लॉकडाउन लगा था, पूरे वर्ल्ड में जो लॉकडाउन लगा था, उसके वजह से महंगाई दर बढ़ी है या घटी है। और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, महंगाई दर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। एक ऐसा कीड़ा कह सकते हैं, एक ऐसा वायरस कह सकते हैं आप, जो कि आपके पैसे के वैल्यू को दिन प्रतिदिन कम करता जा रहा है और आपको पता भी नहीं है। इससे आपके पैसे की बाइंग और परचेजिंग कैपेसिटी घटती जा रही है। जितने सामान आप 100 रुपये में आज खरीद सकते हैं, 10 साल बाद आप उतने सामान नहीं खरीद सकते, क्योंकि इसके बीच में इन्फ्लेशन आ जाता है। इंडिया में आज के समय में इन्फ्लेशन लगभग 6 से 8% के आसपास है। इसको एक एग्जाम्पल से समझो तो मान लीजिए किसी बैंक में आप 100 रुपये जमा करते हैं, अपने सेविंग अकाउंट में आप 100 रुपये जमा करते हैं और 10 साल बाद पूछो कि वो कितने रुपए होंगे, तो बैंक आपको ब्याज के साथ लगभग 180 रुपये देगा। ये होता है नॉमिनल ब्याज, नॉमिनल रिटर्न आपका। कोई भी बैंकर यही रिटर्न दिखा के आपको बैंक में निवेश कराते हैं, लेकिन चूंकि बैंक आपको 4%, 3 से 4% का रिटर्न दे रहा है, जबकि इन्फ्लेशन है वो लगभग 6 से 8% के आसपास है, तो इस हिसाब में ओवरऑल आप 3% डिग्रेड कर रहे हैं, 3% नीचे जा रहे हैं, क्योंकि आपको रिटर्न तो 3 से 4% मिल रहा है, जबकि आपका जो इन्फ्लेशन है, जो आपकी महंगाई दर है 7 से 8% है। तो उस हिसाब से जितना आपको रिटर्न मिल रहा है उसके दोगुना आप डिग्रेड कर रहे हैं, उसके डबल, यानी कि 50% आप डाउन में जा रहे हैं, आपके पैसे की वैल्यू 50% घट जा रही है। तो जो 180 रुपये मिला है वो आपका नॉमिनल रिटर्न है, इसमें टैक्स भी इंक्लूडेड है, लेकिन बैंक वाले आपको टैक्स के बारे में नहीं बताते हैं। अगर टैक्स इसमें से आप माइनस करेंगे तो लगभग वो 150 रुपये के आसपास बचेगा, लेकिन इसमें अभी इन्फ्लेशन कंसीडर किया गया है। इन्फ्लेशन को माइनस करेंगे जब ये, तो लगभग 100 रुपये से कम ही आ जाएगा। जो पैसे आपके पास आज 100 रुपये थे, 10 साल बाद भी ऑलमोस्ट वही ही होंगे, आपको कोई रिटर्न नहीं मिला है, बल्कि आप इन्फ्लेशन की वजह से 50% डिग्रेड जा रहा है, 50% नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि इन्फ्लेशन किस वजह से होता है, क्या क्या कारण होते हैं जिसके वजह से इन्फ्लेशन होता है, महंगाई दर बढ़ती है। इसके जनरली तो कई सारे कारण हैं, लेकिन हम इस वीडियो में 4 टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आता है, महंगाई दर बढ़ती है। सबसे पहला कारण करेंसी डिप्रिसिएशन, मतलब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा नोट छाप के, जब भी मार्केट में मंदी चल रही है तो नोट छाप के मार्केट में उतार देती है। पब्लिक के पास नोट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, पब्लिक के पास इस केस में पैसे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और जब भी पब्लिक के पास पैसे होते हैं तो पब्लिक उससे खरीदारी करना शुरू करती है। और जब भी किसी चीज़ की खरीदारी होती है, जब भी किसी प्रोडक्ट की खरीदारी होती है, तो उसके डिमांड बढ़ जाते हैं। और कंपनी को ऐसा लगने लगता है कि जब भी किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई है तो कंपनी उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देती है, मतलब उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से यहाँ पे महंगाई बढ़ जाती है। तो करेंसी के डिप्रिसिएशन से यहाँ पे महंगाई बढ़ गई है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी गरीबी मिटाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे नोट छाप के आपके पास दे दे, मार्केट में उतार दे, तो क्या गरीबी दूर हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जरूरत से ज्यादा नोट छाप के मार्केट में उतारने से पब्लिक के हाथों में पैसा आता है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि पब्लिक खरीदारी करना शुरू करती है, और खरीदारी करने के साथ साथ डिमांड बढ़ता है, और डिमांड के साथ साथ प्राइस बढ़ जाते हैं। इस हिसाब से महंगाई बढ़ जाती है। दूसरा कारण आपकी सैलरी का बढ़ जाना। जहाँ भी आप जॉब करते हैं वहाँ पे आपकी सैलरी बढ़ जाती है, ये भी एक महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर आपकी सैलरी बढ़ा रही है तो उसको अपने प्रॉफिट को मैनेज करने के लिए वो अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ा देती है, तो यहाँ से महंगाई बढ़ जाती है। जो भी प्रोडक्ट को दाम बढ़ा रही है उस हिसाब से यहाँ पे इन्फ्लेशन हो जाता है। तीसरा कारण रॉ मटेरियल के दाम बढ़ना। कोई भी ऐसा जरूरत की चीज़ें, कोई भी रॉ मटेरियल जिसके दाम अचानक से बढ़ा दिए जाए तो यहाँ से भी इन्फ्लेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि डीजल और पेट्रोल का दाम गवर्नमेंट बढ़ा देती है, तो क्या होगा? चूंकि गेहूं है तो गेहूं को आटा बनाने के लिए मशीन की जरूरत पड़ती है, मशीन में इसको बनाना पड़ता है। या चावल भी बनाने के लिए मशीन की जरूरत पड़ती है, और मशीनें चलती किससे हैं? डीजल और पेट्रोल से। तो इस हिसाब से अगर डीजल और पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है तो इनके भी कास्ट ऑटोमेटिक ऊपर बढ़ जाते हैं। जो भी प्रोडक्ट इनसे रिलेट करते हैं उसकी प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। तो रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ने से भी इन्फ्लेशन आता है, महंगाई दर बढ़ जाती है। चौथा कारण इकोनॉमिक ग्रोथ होने से। अगर ज्यादा बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो पब्लिक के हाथों में पैसा आना स्टार्ट होता है, पब्लिक के हाथों में पैसा होता है, और जब भी पब्लिक के हाथों में पैसा होता है तो ज्यादा खरीदारी करना शुरू करते हैं। और जब भी खरीदारी शुरू होती है तो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। अगर डिमांड बढ़ने से तो ऑटोमेटिक प्राइस के दाम बढ़ जाते हैं। कंपनियां अपने
प्रोडक्ट की प्राइस के दाम बढ़ा देते हैं ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में। तो यहाँ से भी इन्फ्लेशन होता है इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं तब क्या इकोनॉमिक ग्रोथ बुरी बात है? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ तो होने से इन्फ्लेशन आ रहा है, महंगाई दर हो रही है। नहीं, बुरी बात नहीं है। हर चीज़ें एक लिमिट में होनी चाहिए, हर चीज़ों की एक दायरा है। बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो बहुत ज़्यादा महंगाई दर बढ़ेगी। तो हर चीज़ों का एक दायरा होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट को चलना होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, किसी भी प्राइस के बढ़ने के कारण डिमांड है, क्योंकि अगर खरीदारी बढ़ रही है तो वहाँ पे डिमांड बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ जा रही है। ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लीजिए कि आप प्लेन में सफर कर रहे हैं, उस प्लेन में किसी भी प्लेन में मान लीजिए कि 10 सीट है, 10 सीट में से 5 सीट इकोनॉमिक की है और 5 सीट बिजनेस क्लास की है, और उसमें पैसेंजर ट्रेवल करने वाले जिनको टिकट चाहिए वो 100 लोग हैं। और चूंकि सीटें 10 हैं और 100 लोग हैं तो कोई भी कंपनी, कोई भी एरोप्लेन का ओनर ये चाहेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो उस केस में जो भी प्राइस थी उस टिकट्स की, वो टिकट के प्राइस को ऑटोमेटिक बढ़ा देगा, जिसमें 100 लोगों में से जिसके पास भी ज़्यादा पैसे होंगे उस टिकट को परचेज करके आसानी से ट्रेवल कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर 0% इन्फ्लेशन कर दिया जाए, महंगाई दर को बिल्कुल जीरो कर दिया जाए तो क्या होगा? आप खुद सोचिए कि अगर महंगाई दर जीरो हो जाएगी तो जो पिछले 4 टॉपिक में बताया हूँ कि महंगाई दर बढ़ती कैसे है, इन्फ्लेशन होता कैसे है, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, और कैसे रॉ मटेरियल के प्राइस चेंजिंग की वजह से। तो अगर आप बिल्कुल महंगाई दर को जीरो कर दे रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि कंपनियों के प्रोडक्ट की प्राइस चेंज नहीं होंगे। जो पैसे की वैल्यू आज है वो पैसे की वैल्यू लगभग सेम रहेगी। मतलब जहाँ भी आप जॉब करते हैं वहाँ आपकी सैलरी कांस्टेंट रहेगी। जो सैलरी आप आज पा रहे हैं वो सैलरी आपको 10 साल बाद में मिलने वाली है, क्योंकि इन्फ्लेशन हो नहीं रहा है, आपकी सैलरी कांस्टेंट हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन बिल्कुल जीरो होना ये एक अच्छी बात नहीं है। हर कंट्रियों के लिए, डेवलपिंग कंट्री के लिए और डेवलप्ड कंट्रियों के लिए इन्फ्लेशन का एक क्राइटेरिया तय किया गया है। जो भी डेवलपिंग कंट्री हैं उनके लिए इन्फ्लेशन लगभग 2 से 6% के बीच होना चाहिए, जबकि जो डेवलप कंट्री हो चुकी हैं उनके लिए इन्फ्लेशन, महंगाई दर लगभग 2% के आसपास होना चाहिए। जब भी इसे ऊपर नीचे होता है, जैसे मान लीजिए कि डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया के लिए इन्फ्लेशन 2 से 6% के आसपास होना चाहिए। जब भी इन्फ्लेशन अगर मान लीजिए कि 8% जाता है तो आरबीआई इसको कम करने की कोशिश करेगा। अब बात करते हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है, महंगाई दर कंट्रोल कैसे होता है। जनरली इंडिया में महंगाई दर को कंट्रोल आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है। वह अपने इंटरेस्ट रेट को घटा के या बढ़ा के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए कि इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया है, महंगाई दर काफ़ी बढ़ गई है, तो आरबीआई को कम करना है, तो आरबीआई इसके लिए क्या करेगा? अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, अपने ब्याज को बढ़ा देगा, जो भी वो ब्याज ले रहा है उसको बढ़ा देगा। तो इससे क्या होगा? जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने से जो भी लोग पहले से लोन लेके बैठे हैं उनको ऐसा डर हो जाएगा कि उनको अब ज़्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, तो अपने पैसे, जो उनके हाथ में पैसे हैं, वो जल्दी से गवर्नमेंट के हाथ में दे देंगे, जल्दी जल्दी अपना पैसा गवर्नमेंट को चुकाने लगेंगे, और कोई भी जल्दी लोन लेना नहीं चाहेगा। इस केस में पब्लिक के हाथ में कम पैसा होगा और पब्लिक खरीदारी कम करेगी, जिससे डिमांड बढ़ेगा नहीं और इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक घटने लगेगा। ठीक ऐसे ही अगर इन्फ्लेशन काफ़ी कम हो गया है और आरबीआई को ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन बढ़ाना चाहिए तो वो अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर देगी। इससे क्या होगा? जब भी कम होगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने पहुंचेंगे, पब्लिक के हाथों में पैसा आएगा, और पब्लिक के हाथों में पैसा आने से लोग खरीदारी करेंगे और ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ जाएगा। एक केस और देखते हैं इसमें, लॉकडाउन लगने से, पूरे वर्ल्ड में जो लॉकडाउन लगा था, इससे इन्फ्लेशन में क्या प्रभाव पड़ा है? चूंकि लॉकडाउन लगने से लोगों के जॉब, बिजनेस, ये सारी चीजें बंद हो चुकी हैं। इसके वजह से लोगों के हाथ में पैसा ऑटोमेटिक खत्म होने लगा है, लोगों के हाथ से पैसा गायब हो गया है। और जब लोगों के हाथ में, पब्लिक के हाथ में पैसा रहेगा नहीं तो लोग खरीदारी कैसे करेंगे? और खरीदारी कम होने से ऑटोमेटिक डिमांड घटने लगा है, डिमांड काफी हद तक घटने लगा है। इस हिसाब से इन्फ्लेशन काफी लोअर लेवल पे आ गया है, काफी नीचे आ गया है। मतलब लॉकडाउन लगने से इन्फ्लेशन काफी नीचे आ गया है। अगर इस वीडियो में कुछ डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।